तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ठीक है। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं इंडिपेंडेंस डे मूवी को, जो कि 1996 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7 आउट ऑफ 10 और इसको डायरेक्ट किया है रोलैंड एमरिच ने। बाकी इस मूवी से रिलेटेड और चीजों के बारे में हम एंड में बात करेंगे। तो चलिए अब बिना देरी किए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है एक सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट से, जो कि न्यू मैक्सिको में होता है। वहीं पर काम करने वाले एक लड़के को एक अननोन रेडियो सिग्नल मिलता है। उन्हें लगता है कि ये रशिया के किसी जासूसी जहाज का काम होगा, पर चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि आसमान पूरा साफ है। ये रेडियो सिग्नल उन्हें चांद से आ रहा था और वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। फिर वो इसके बारे में मिलिट्री कमांडर्स को बताते हैं, जहां हमें पता चलता है कि वो चीज 550 किलोमीटर के दायरे में है और उसका वेट चांद के 1/4 हिस्से जितना है। पहले तो उन्हें लगता है कि वो चीज एक मेटियोर है, पर वो धीरे धीरे रुक रही थी। ये बात अब व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट थॉमस जे विटमॉर को बताई जाती है। वो सभी उस चीज से बचने का तरीका ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें एक और चीज पता चलती है कि वो चीज अंतरिक्ष में एक जगह रुक गई है, पर उसके कई सारे टुकड़े हो गए हैं और वो कुछ ही देर में अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होंगे। अब धीरे धीरे वो चीज अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हो रही होती है और उन्हें अलग अलग जगहों से कॉल्स आनी शुरू हो जाती है। वो सभी टीवी पर रशिया का हाल देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो चीज मॉस्को की तरफ बढ़ रही है। तभी जनरल कहते हैं कि वहाँ पर उनका एयरक्राफ्ट है जो उनको इस चीज के बारे में बता सकता है। पायलट्स को वहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा होता और उनके एयरक्राफ्ट में मौजूद वो मशीन्स भी खराब हो जाती है, जो उनके एयरक्राफ्ट के आसपास की चीजें बताती है। मशीन खराब होने के ठीक बाद वो उस चीज के पास आ जाते हैं, जिससे उनका प्लेन ब्लास्ट हो जाता है। अब वो समझ जाते हैं कि वो चीज कोई मेटियोर नहीं बल्कि दूसरे ग्रह से आई कोई चीज है। प्रेसिडेंट तुरंत अपनी असिस्टेंट कॉनी को इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट करने को कहते हैं, जिससे वो लोगों को शांत रहने को कहेंगे। जब वो सभी उस चीज से बचने का तरीका ढूंढ रहे थे, उसी बीच डेविड नाम का एक आदमी एक टीवी स्टूडियो में होता है, जहाँ पर मार्टी ने उसको बुलाया था क्योंकि उनके चैनल्स के ब्रॉडकास्ट में प्रॉब्लम हो रही थी। डेविड उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। तब हम व्यूवर्स को उसी रेडियो सिग्नल की आवाज फिर से सुनाई देती है जो हमें शुरू में सुनाई दी थी। डेविड उन सिग्नल्स को समझ जाता है और कहता है कि उसकी कैलकुलेशंस के हिसाब से ये सिग्नल अगले 7 घंटों में गायब हो जाएगा, क्योंकि ये पहले से कमजोर होता जा रहा है। इसके बाद हम बियर शॉप में एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम रसल होता है। बियर शॉप में कुछ लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, क्योंकि वो अक्सर ये कहता रहता है कि एलियंस ने उसको किडनैप किया था। रसल के परिवार में उसके 2 बेटे मिगेल, ट्रॉय और उसकी एक बेटी एलिसिया है। वो चीज अब आसमान में एकदम क्लियर दिखाई देती है और इसे देखने के बाद उन सभी को कंफर्म हो जाता है कि ये एलियंस ही हैं। जब डेविड एलियंस की स्पेसशिप को देखता है तो वो समझ जाता है कि ये सिग्नल कहां से आ रहा था और इसका मतलब क्या है। उस सिग्नल का मतलब ये है कि एलियंस ने अपने स्पेसशिप को अलग अलग जगह पर प्लेस कर दिया है और उनकी सैटेलाइट्स के जरिए वो एक स्पेसशिप से दूसरी स्पेसशिप तक कांटेक्ट करेंगे और फिर हमला। डेविड तुरंत अपनी वाइफ कॉनी को कॉल करता है और उसे वहां से निकलने के लिए कहता है। वो उसे उस सिग्नल के बारे में समझाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं मानती। डेविड तुरंत अपने डैड जूलियस के घर जाता है और उनके साथ उनकी कार में व्हाइट हाउस की तरफ जाने लगता है। व्हाइट हाउस में पहुंचने के बाद वो प्रेसिडेंट से बात करने को कहता है, पर प्रेसिडेंट उससे बात करने से मना कर देते हैं, क्योंकि जब थॉमस जे विटमॉर प्रेसिडेंट नहीं थे तब डेविड से उनकी लड़ाई हो गई थी। कॉनी उन्हें मनाती है और एक बार उसकी बात सुनने को कहती है। वो उन्हें उस सिग्नल के बारे में समझाता है। डेविड के आने से पहले उन्होंने एक मिशन स्टार्ट कर दिया था, वेलकम वेगन, जहां 2 हेलीकॉप्टर्स स्पेसशिप के पास जाकर एलियन से कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, पर एलियंस उन हेलीकॉप्टर्स पर हमला कर देते हैं। बाकी सभी और प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस छोड़कर एयरफोर्स 1 एरोप्लेन की तरफ जाते हैं, क्योंकि एक स्पेसशिप उनके ठीक ऊपर है और डेविड की कैलकुलेशंस के हिसाब से उनके पास टाइम कम है। अब वो वक्त आ चुका है जब एलियंस अपनी स्पेसशिप से धीरे धीरे शहर डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन अब पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। मिलिट्री अब स्पेसशिप पर अपने फाइटर जेट से हमला करती है, पर स्पेसशिप को कुछ नहीं होता, क्योंकि स्पेसशिप के बाहर एक शील्ड बनी होती है जो उन्हें प्रोटेक्ट कर रही थी। धीरे धीरे उनके सभी फाइटर जेट्स खत्म हो रहे थे और उनके पीछे बहुत से यूएफओस भी पड़ गए थे, पर दिक्कत ये भी थी कि उन सभी यूएफओस पर भी वही शील्ड थी। कैप्टन हिलर अपने साथी पायलट को जमीन की तरफ जाने को कहते हैं ताकि वो बाकी सभी यूएफओस से अलग हो पाएं, पर उनके पीछे भी 2 यूएफओस
पड़ गए थे। दोनों पायलट्स ग्रैंड कैनियन की तरफ बढ़ते हैं, पर जिमी के एयरक्राफ्ट में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे वो तेज स्पीड में ऊपर की तरफ बढ़ता है और एक यूएफओ उसे मार देता है। इतने में वो ग्रैंड कैनियन में पहुंच जाता है और अब बस उसके पीछे एक ही यूएफओ पड़ा था। कैप्टन हिलर के जेट का फ्यूल खत्म होने को होता है, पर वो उस यूएफओ को जैसे तैसे करके रोक देते हैं। यूएफओ डैमेज हो चुका था और जब वो यूएफओ को चेक करते हैं तो उसमें एक एलियन होता है जिसे वो बेहोश कर देते हैं और उस एलियन को लेकर वो एक मिलिट्री बेस पर ले जाता है जो उसने जेट में उड़ते वक्त देखा था। दूसरी तरफ एल्बर्ट निम्स्की, जो कि एक डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो प्रेसिडेंट को न्यूक्लियर अटैक करने को कहते हैं, पर ये बात डेविड सुन लेता है और उन्हें ये करने से मना करता है। इसी दौरान जूलियस 1950 में रोजवेल में क्रैश हुए यूएफओ के बारे में बोलते हैं और जब रोजवेल यूएफओ क्रैश का नाम आया है तो एरिया 51 का नाम भी जरूर आएगा। प्रेसिडेंट जूलियस को समझाते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है और ना ही उन्हें कोई यूएफओ मिला था। तभी डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि ये सच है। कैप्टन हिलर उस बेहोश एलियन को बेस की तरफ ले जा ही रहे होते हैं, तभी उन्हें सामने से बहुत सारी गाड़ियां आती हुई दिखती हैं जो अपने अपने शहर छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं। उन्हीं में से एक गाड़ी रसेल की भी होती है और उनके साथ वो उस एलियन को लेकर बेस की तरफ जाने लगते हैं। प्रेसिडेंट और बाकी सब एरिया 51 पहुंच जाते हैं। वो सभी जमीन से 24 मंजिल नीचे एक रिसर्च लैबोरेटरी में जाते हैं, जहाँ पर वो डॉक्टर ओकुन से मिलते हैं, जो कि 15 सालों से एरिया 51 में काम कर रहे हैं। वो उन्हें एक यूएफओ दिखाते हैं जो उनके पास 40 सालों से है, यानी रोजवेल यूएफओ क्रैश से। प्रेसिडेंट डॉक्टर ओकुन से एलियंस के बारे में कुछ चीजें पूछते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि वो भी गर्मी सर्दी को महसूस कर सकते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, यानी लगभग ह्यूमन जैसी ही कुछ चीजें होती हैं। फिर डॉक्टर ओकुन उन्हें 3 मरे हुए एलियंस की डेड बॉडीज दिखाते हैं जो उन्हें रोजवेल क्रैश में मिले थे। यहाँ पर डॉक्टर और चीजें बताते हैं एलियंस के बारे में। जब उन्हें ये मिले थे तब उन्होंने किसी तरह के बायोकेमिकल सूट्स पहने हुए थे। उनके शरीर की और जाँच करने पर उन्हें पता चला कि उनकी आंखें और कान तो हैं, पर वो बोल नहीं सकते। वो सभी टेलीपैथी के जरिए बात करते हैं, यानी वो अपने मुंह से कुछ नहीं बोलते, वो सिर्फ माइंड टू माइंड बात करते हैं। डेविड ने उस एलियन रेडियो सिग्नल का मतलब जाना था तो प्रेसिडेंट उसे उनकी टेक्नोलॉजी जानने को कहते हैं। कैप्टन हिलर अब बाकी लोगों के साथ उसी बेस में आ चुके होते हैं जो उन्होंने जेट में उड़ते वक्त देखा था और ये बेस एरिया 51 ही होता है। पर बाहर गेट पर खड़े मिलिट्री ऑफिसर्स उन्हें अंदर आने नहीं देते, पर उस एलियन को देखने के बाद वो उन्हें परमिशन दे देते हैं। डॉक्टर ओकुन उस एलियन को ऑपरेशन थिएटर लेकर जाते हैं और उसका सूट हटाते हैं। सूट हटाते ही हम सभी एक एलियन को देखते हैं, पर यहाँ पर एक चीज अजीब होती है। जैसे ही एलियन जागता है तो वो एक तरह का सिग्नल छोड़ता है जिससे डॉक्टर के सर में बहुत दर्द होने लगता है और वो ऑपरेशन थिएटर में मौजूद उन सभी डॉक्टर्स को मार देता है। जब प्रेसिडेंट और बाकी सब डॉक्टर ओकुन के पास जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देता। तभी एकदम से डॉक्टर ओकुन की बॉडी ग्लास से टकराती है और उनके गले को एलियन ने पूरी तरह से जकड़ा हुआ था। एलियन डॉक्टर के गले का वॉइस बॉक्स यूज करता है ताकि वो उसकी बात समझ सके। प्रेसिडेंट उनसे सुलह करने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं मानते। वो चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ इंसानों की मौत। तब वही सिग्नल प्रेसिडेंट को सुनाई देता है जो डॉक्टर ओकुन ने सुना था और प्रेसिडेंट खुद को संभाल नहीं पाते। प्रेसिडेंट की जान बचाने के लिए वो उस एलियन को शूट कर देते हैं। जब प्रेसिडेंट अपने आप को संभाल लेते हैं तब वो ये कहते हैं कि उन्होंने उनका दिमाग पढ़ा और उन्हें उनके प्लान के बारे में पता चल गया है। वो लोकस्ट यानी टिड्डियों के दल के जैसे ज्यादा आबादी में हर जगह फैल रहे हैं और एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट को हड़पते जा रहे हैं और अब अर्थ की बारी है। साथ ही साथ वो उन्हें उनकी स्पेसशिप पर न्यूक्लियर से हमला करने को कहते हैं। वो पहली जगह ह्यूस्टन को चुनते हैं जहां मरने वाले लोगों की आबादी कम होती है। न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ने के बाद उन्हें कुछ देर तक कुछ दिखाई नहीं देता, पर क्लियर करने पर स्पेसशिप को कुछ नहीं हुआ होता। जब वो सब न्यूक्लियर बॉम्ब से स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे थे तो उसी बीच कैप्टन हिलर एक हेलीकॉप्टर लेकर अपनी गर्लफ्रेंड जैस्मिन और उसके बेटे डेलन को ढूंढने के लिए एल टोरो जाते हैं। एल टोरो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था, पर कुछ लोग और उसकी गर्लफ्रेंड बिल्कुल ठीक होते हैं। वहीं पर प्रेसिडेंट की वाइफ मैरिलिन विटमॉर भी होती है जिनकी हालत अच्छी नहीं होती। प्रेसिडेंट अपनी वाइफ से मिलते हैं पर डॉक्टर बताते हैं कि उनको इंटरनली ब्लीडिंग हो रही है जिसे वो रोक नहीं पा रहे और कुछ देर बाद मैरिलिन विटमॉर की मौत हो जाती है। डेविड बहुत परेशान होता है और गुस्से में चीजें इधर से उधर फेंकने लगता है क्योंकि उसे एलियन टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ समझ नहीं आता। इसी बीच उसके डैड उसे संभालते हैं पर बातों ही बातों में वो एक शब्द बोलते हैं, कोल्ड,
जिससे उसे एक आइडिया आता है। डेविड तुरंत सभी को यूएफओ के पास बुलाता है और कोल्ड ड्रिंक की खाली कैन को यूएफओ के ऊपर रख देता है और उसे शूट करने को कहता है, पर गोली कैन को नहीं लगती शील्ड की वजह से। वो एक बार फिर से शूट करने को कहता है, पर इस बार गोली कैन को लग जाती है। डेविड ने यूएफओ के सिस्टम में एक कंप्यूटर वायरस डाला जिससे वो शील्ड हट जाती है और उसका प्लान ये है कि अगर वो वायरस को मदर स्पेसशिप के अंदर डाल दे तो बाकी सभी स्पेसशिप में वायरस अपने आप चला जाएगा। वायरस को मदरशिप के अंदर डालने के लिए उन्हें उनकी मदरशिप के अंदर जाना होगा इस यूएफओ से, पर वायरस सिर्फ 1 मिनट तक ही काम करेगा, तो उन्हें 1 मिनट के अंदर अंदर स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय करना होगा। डिफेंस मिनिस्टर उनके इस प्लान से सहमत नहीं होते क्योंकि कोई भी यूएफओ को नहीं चला सकता, पर कैप्टन हिलर कहते हैं कि वो इस यूएफओ को चला सकते हैं क्योंकि जंग में उन्होंने यूएफओ को पास से देखा और समझा है। वो सभी ताकतवर देशों से एकजुट होकर उन पर हमला करेंगे, जैसे इराक, रशिया और चाइना। यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि उनके पास फाइटर जेट्स तो बहुत हैं, पर उनके पास पायलट्स कम हैं। पायलट्स ढूंढने पर उन्हें बेस में से ही कुछ लोग मिलते हैं जो प्लेन उड़ाना जानते हैं और उनमें से एक रसल भी होता है। जाने से पहले यूएफओ में एक न्यूक्लियर मिसाइल लगाई जाती है ताकि वो मदरशिप को डिस्ट्रॉय कर पाएं, पर वो मिसाइल टकराते ही नहीं फटेगी बल्कि 30 सेकंड बाद फटेगी ताकि उन्हें मदरशिप से बाहर निकलने का टाइम मिल जाए। यूएफओ में एक रेडियो ट्रांसमीटर भी लगाया जाता है कि जैसे ही वो वायरस को मदरशिप में डाल देंगे तभी उन्हें पता चल जाएगा। वो दोनों अब जाने के लिए रेडी है और फाइटर जेट्स भी रेडी होते हैं। और हाँ, एक फाइटर जेट में प्रेसिडेंट भी होते हैं क्योंकि वो भी एक पायलट ही थे। मदरशिप के पास जाते ही यूएफओ अपने आप मदरशिप की तरफ बढ़ने लगता है, मानो कि वो उसे कंट्रोल कर रहे हो। मदरशिप के अंदर पहुंचने के बाद यूएफओ एक जगह रुक जाता है और वो वायरस छोड़ना शुरू कर देते हैं। वायरस डालते ही वो हमला करते हैं, पर शील्ड अभी भी होती है। जनरल उन्हें वापस आने को कहते हैं, पर प्रेसिडेंट एक और बार हमला करते हैं और इस बार मिसाइल सीधा स्पेसशिप से टकराती है। फिर सभी फाइटर जेट्स उन पर हमला करते हैं, पर स्पेसशिप में से बहुत सारे यूएफओस बाहर आ जाते हैं जो बेस के बाहर मौजूद लोगों पर हमला करते हैं, पर मिलिट्री कमांडर्स उन्हें बेस के अंदर जल्द से जल्द ले जाते हैं। स्पेसशिप बेस के ठीक ऊपर होता है और उनकी मिसाइल्स भी कम होती हैं। उन्हें स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए स्पेसशिप में लगे उस वेपन पर हमला करना होगा। अगर उस पर एक भी मिसाइल टकराई तो पूरा स्पेसशिप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। प्रेसिडेंट के जेट में एक आखिरी मिसाइल होती है, पर वो निशाने पर नहीं लगती। रसल के जेट में भी एक आखिरी मिसाइल होती है, पर वो ब्लॉक हो जाती है। रसल उनके वेपन की तरफ बढ़ने लगता है और उनके हमला करने से पहले उससे टकरा जाता है, जिससे स्पेसशिप पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। स्पेसशिप डिस्ट्रॉय करने के बाद वो सभी देशों को बता देते हैं कि कैसे उनको मार सकते हैं। डेविड और कैप्टन हिलर मदरशिप में न्यूक्लियर मिसाइल को छोड़ देते हैं, पर उनके पीछे कुछ यूएफओस पड़ जाते हैं और स्पेसशिप का वो टनल भी बंद हो रहा होता है जहाँ से वो स्पेसशिप में आए थे, और उनके पास बस 30 सेकंड ही होते हैं स्पेसशिप से बाहर निकलने में, पर वो टनल बंद होने से पहले बाहर आ जाते हैं और 30 सेकंड होते ही पूरी मदरशिप डिस्ट्रॉय हो जाती है और वापस से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। बस यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। तो ये तो थी इंडिपेंडेंस डे मूवी की एक्सप्लेनेशन। अब बात कर लेते हैं इस मूवी से रिलेटेड कुछ चीजों के बारे में। आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि इस मूवी का नाम इंडिपेंडेंस डे क्यों है। 4 जुलाई को यूएसए का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है और इस मूवी में यूएसए 4 जुलाई को फिर से आजाद हुआ, तो इसलिए इस मूवी का नाम इंडिपेंडेंस डे है। एक सीन में जहाँ पर प्रेसिडेंट और डॉक्टर ओकुन को एक सिग्नल सुनाई दिया था जिससे उनके सर में बहुत दर्द होने लगा था, तो एलियन उनसे माइंड टू माइंड बात करता है जिससे उनको उनके प्लान के बारे में पता चला, और उनके सर में दर्द इसलिए हुआ होगा क्योंकि वो सिग्नल इतना पावरफुल होगा जो ह्यूमन ब्रेन सहन ना कर पाए। कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको नहीं बताई और वो आपको मूवी को देखने के बाद ही पता चलेंगी। इंडिपेंडेंस डे का एक सेकंड पार्ट भी है, इंडिपेंडेंस डे रिसर्जेंस। अगर आपको उसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मिडनाइट कोस्ट को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मुझे कोई वीडियो सजेस्ट करनी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद दोस्तों।